हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम फिर प्रस्तुत हैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य में छायावादी प्रश्नों के साथ। तो चलिए साथ रहिए, मज़ा आने वाला है। आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। श्री गणेशाय करते हैं। तो प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? क्या रोला छंद पे, या दोहा छंद पे, या चौपाई छंद पे, या फिर कवित्त छंद पे? यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अकॉर्डिंग पूछा गया है और पूछा गया मुक्तक, हिंदी में जो मुक्तक है वह किस छंद की बुनियादी पर ही सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवित्त। कौन सा हो जाएगा? कवित्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि निराला जी ने कवित्त को ही तो कहा था कि यह जातीय छंद है। कौन सा छंद है? तो कवित्त को जातीय छंद किसने कहा? यह भी प्रश्न पुटअप हो जाता है एग्जाम हॉल में। जातीय छंद किसने कहा? किसको? कवित्त को। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जातीय छंद नाम से कौन सा छंद है, किसे जातीय छंद कहा जाता है? तो कवित्त को कहा जाता है। किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौन है जो कलाधर नाम से रचना लिखते थे? उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर महादेवी वर्मा है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? बताइए। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बताने में आसानी हो। वो झारखंडी नाम से भी जाने जाते हैं और उनका जन्म झारखंड में हुआ है, इसीलिए उनको झारखंडी नाम से जाना जाता है। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कौन झारखंड में पैदा हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनके बचपन का नाम क्या है या फिर इनका उपनाम क्या है? तो इनको झारखंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंडी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत त्यों तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? क्या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या फिर नरेंद्र शर्मा का है, या ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा का है? तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यह पंक्तियाँ ली किससे गई हैं? तो अड़िमा से ली गई हैं। किस काव्य कृति से ली गई हैं? तो अड़िमा से ली गई हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अड़िमा किनकी काव्य संग्रह है। तो अड़िमा काव्य संग्रह आप लोग जानते हैं निराला का है। परिमल, अड़िमा, ये सब निराला की कौन सी है? परिमल है, अनामिका है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है। यह सब काव्य संग्रह किनका है? सब इन्हीं का है। किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चलिए इनके काव्य संग्रहों को मैं एक बार यहाँ पे रिविजन करा दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो निराला के कौन कौन सा काव्य संग्रह हम लोग देख लेते हैं। एक तो इनका है अनामिका। कौन सा है? अनामिका। और कौन है अनामिका? इसके बाद है परिमल। कौन सा है? परिमल। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा है गीतिका। कौन सा है? गीतिका। इसके अलावा कुकुरमुत्ता। कौन है? कुकुरमुत्ता। इसके सिवा और कौन है? तो बेला। बेला। इसके अलावा और कौन है? अर्चना, आराधना। ये सब किनका है? सब इन्हीं का है। इसके सिवा अर्चना। और कौन है? आराधना। और कौन का काव्य संग्रह है? गीत गुंज। कौन सा है? गीत गुंज। इसके अलावा सांध्य कांकली। सांध्य गीत तो महादेव वर्मा का हो जाएगा, इनका सांध्य कांकली है। याद रखिएगा। मिलता जुलता नाम है इसलिए आप लोग परेशान हो सकते हैं एग्जाम हॉल में, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकी और काव्य संग्रह कौन सा है? तो अपरा। इसके अलावा बादल राग। यह सब काव्य संग्रह किनका है? सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसी का चयन करना है। ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, तो बिल्कुल सत्य बात है। यह क्या है? महाकाव्य है, बिल्कुल सत्य बात है। आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन सी है काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, तो काव्य कला क्या है? एक निबंध संग्रह, बिल्कुल सत्य बात है।
इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, यह बात गलत है। इरावती क्या है? जयशंकर प्रसाद की तो है, लेकिन यह है क्या? यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। यह उपन्यास है, ना कि कहानी। यहाँ पे कहानी दे दिया है तो यही चीज़ क्या हो जाए? गलत हो जाए। कहानी नहीं है, उनका क्या है? उपन्यास है। इनका और कौन कौन उपन्यास है? तो इनका उपन्यास कंकाल है, तितली है, सब इन्हीं का है। कौन कौन? इरावती, कंकाल, तितली, यह सब किनका काव्य संग्रह है? अरे किनका उपन्यास है? यह सब जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ना कि कहानी है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पूछा है कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? कूट दिया है, आप लोग को उसी के माध्यम से बताना है। पहला है विशेषण विपर्य, बिल्कुल सत्य बात है, यह है विशेषता। स्वच्छंद भावावेश, बिल्कुल भाई अपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है तो छायावाद है। मूर्ति विधान, बिल्कुल सत्य बात है। इतिवृत्तात्मकता, बिल्कुल गलत बात है। इतिवृत्तात्मकता किनकी विशेषता है? यह द्विवेदी युग की विशेषता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह किसकी? द्विवेदी युगीन है। द्विवेदी युग की विशेषता इतिवृत्तात्मकता कहलाता है। इतिवृत्तात्मकता में होता क्या है कि किसी घटना या कहानी को क्रमवार विवरण देना इतिवृत्तात्मकता कहलाता है। तो इस तरह से इसमें पूछा गया कौन कौन हो सकता है, और यहाँ पे कूट दिया तो 1, 2 और 3 यही सत्य है, अर्थात ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता जो परिवर्तन है, उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? पूछा गया जो इनकी कविता है परिवर्तन, वह किस में प्रकाशित हुई? क्या गुंजन में, या ग्राम्या में, या पल्लव में, या फिर युगांत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और पल्लव में इसके सिवा और कौन कौन सी कविताएं हैं? तो इसमें उच्छ्वास है, उच्छ्वास कविता भी इसी में है, इसी में संकलित है। इसी में आंसू है, आंसू कविता है। इसी में परिवर्तन आप लोग दिख ही रहा है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, तो परिवर्तन कविता हो जाएगा। और कौन सा एक? इसी में बादल कविता है। यह सब कविता किस में संकलित हैं? सब पल्लव में है। पल्लव का और क्या कहा जाता है? तो इसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? छायावाद का घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र, या फिर इसी को मैनिफेस्टो भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो पत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है राम की शक्ति पूजा, कौन सी कविता? राम की शक्ति पूजा। मैं ट्रिक क्या बताऊं याद करने के लिए? मैं शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा कैसे करनी चाहिए? बहुत निराले ढंग से, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता है। इस पे पूछा गया किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? क्या वाल्मीकि रामायण का, या कृतिवास रामायण का, या फिर रामचरितमानस का, या फिर विष्णु पुराण का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, बांग्ला ग्रंथ कौन सा है? तो कृतिवास रामायण है। कौन सा बांग्ला ग्रंथ है? तो बांग्ला ग्रंथ कौन सा है? कृतिवास रामायण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसी का प्रभाव इस पे पड़ा है, और अनामिका में क्या है? संग्रहित या संकलित है। कौन? राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, या प्रगतिवाद, या छायावाद, या प्रतीकवाद। कई बार एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिसको इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावाद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। छायावाद का समय अगर पूछ दे कब से कब तक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 से 1936 तक को क्या कहा जाता है? समय को छायावाद कहा जाता है। और छायावाद की संज्ञा किसने दी थी? तो मुकुटधर पांडे ने। अगर पूछ दे छायावाद संज्ञा किसने दी थी, या फिर कहा किसने किया छायावाद इसे कहते हैं, तो कहते हैं मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे जी। पांडे जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो ग्राम्या है उसका संबंध किससे है? ग्राम्या में क्या बताया गया है?
गांव के बारे में, या प्रगति के बारे में, या कल्पना लोक के बारे में, या फिर नई कविता के बारे में? तो आप लोग समझ गए होंगे, ग्राम्या से ग्राम होता है, और ग्राम को क्या कहते हैं, तो ग्रामीण या कहते हैं या गांव कहते हैं, इसी से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लोकायतन गांधी जी के चरित्र चित्रण को लेकर लिखा गया महाकाव्य इनका, याद रखिएगा पंत जी का। बाकी ग्राम्या जो कृति है यह पंत जी की मुक्तक कविता है। और पंत जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, ये सब रचनाएं हैं। लोकायतन को जस्ट मैं अभी बताया हूँ, गांधी जी के चरित्र चित्रण किया गया लोकायतन में। और युगांत जो इनकी है, इसी से छायावाद का अंत माना जाता है। और पल्लव को तो आप लोग समझ ही रहे हैं, छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी की जो श्रद्धा है वह किसका प्रतीक है? क्या बुद्धि का, या मन का, या हृदय का, या आनंद का? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब तक हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, याद रखिएगा। कामायनी रचना किनकी है, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी में दर्शन अगर पूछ दे कौन सा दर्शन इसमें परिलक्षित होता है, तो इसमें समरसतावाद या फिर उसी को आनंदवाद भी कह सकते हैं। समरसतावाद या फिर इसी को आनंदवाद भी कह सकते हैं। कौन सा दर्शन है, तो आनंदवाद है, याद रखिएगा। अगर छंद पूछ दे कि कौन सा इसमें छंद प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्राटंक छंद। कौन सा छंद है, तो त्राटंक छंद। त्राटंक छंद का प्रयोग कामायनी में हुआ है। अगर रस पूछ दे कौन सा इसमें रस पाया जाता है, तो बिल्कुल शांत रस पाया जाता है, शांत रस पाया जाता है। और इसको कामायनी को ही कहा जाता है छायावाद का उपनिषद। क्या कहा जाता है, छायावाद का उपनिषद। अगर पूछ दे कि छायावाद का उपनिषद कहा किसने है, तो चुपचाप शांति को चाहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी कौन कहे हैं, तो शांति प्रिय द्विवेदी कहे हैं, याद रखिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा कपूर को हम लोग कहाँ बसाते हैं, तो हृदय में बसाते हैं। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल डीपली हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? प्रसाद का, या निराला का, या दिनकर जी का, या फिर हरिऔध जी का? इसका सही जवाब हो जाएगा निराला जी का। किनका? निराला जी का सबसे ज़्यादा साहित्य में विरोध हुआ है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उसमें व्यक्तित्व तो अतिशय विद्रोही की भावना, क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित ओतप्रोत इनकी जो है कविताएं या फिर जो कह सकते हैं काव्य संग्रह हुआ करता था। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा विद्रोह या विरोध हुआ है इनका। जहाँ एक और इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में बताया है, वहीं दूसरे ओर परंपराभाषी हिंदी काव्य प्रेमियों के बारे में बताया है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इनका विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? क्या वह निराला हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति के राजकुमार और सुकुमार कवि कौन? पंत। इन पे कौन सा प्रभाव पड़ा है, तो अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा अरविंद दर्शन कहते किसको हैं? आप लोग बताइए, पिछले प्रश्न को देखिए, बताइए अरविंद दर्शन कहते किसको हैं? जहाँ पे सूक्ष्म कल्पनाओं और कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में जो प्रगतिवाद और विचारशील के और उनकी सबसे बाद की जो रचनाएं हैं वह सब क्या हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और अरविंद दर्शन में वह चीज़ होती हैं जो मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हों, उसी को अरविंद दर्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किनकी है? निराला की है, या गे की है, या महादेवी वर्मा की है, या फिर बच्चन सिंह की है? बताइए यह पंक्ति किनकी है? तेरा वैभव देखूं या अपने जीवन का क्रंदन देखूं? भाई कौन कहती हैं? महादेवी वर्मा कहती हैं। कौन कहती हैं? महादेवी वर्मा कहती हैं। ये आधुनिक हिंदी युग की सबसे सशक्त कवयित्री हैं और आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। इनकी रचनाएं तो आप लोग जानते हैं, निहार, रश्मि नीरजा, शांतिगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और लास्ट है अग्नि रेखा। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन उत्तर छायावादी का कवि नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कौन लास्ट छायावादी के लास्ट कौन कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा या रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह या फिर अंचल जी? तो कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा। कौन नहीं है? रामकुमार वर्मा नहीं है। रामकुमार वर्मा को क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? तो इनको हिंदी एकांकी का जनक, हिंदी एकांकी का जनक, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको स्टार लगाइएगा। एकांकी का जनक इनको माना जाता है। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण इनको मिला था 1963 में। कब मिला था? 1963 में मिला था। और इनकी रचनाएं भी कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? एक तो अंजलि है, अंजलि, और इनकी अगली रचना है अभिशाप, अभिशाप भी इनकी एक रचना है। और इनकी एक रचना है निशीथ, निशीथ, और इनकी अगली रचना है जौहर। कौन सी एक रचना है? जौहर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर वहीं जाने माने अपने पहचाने पुराने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह प्यारी सी पंक्ति किनकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, पूछ दे किससे ली गई है, किस काव्य संग्रह से? तो यह आंसू से ली गई है। किससे? आंसू से, आंसू से ली गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर आ गया नहीं है। कानन कुसुम या दीपशिखा या झरना या कामायनी, कौन सी इनकी नहीं है? किनकी? प्रसाद जी की। तो आप लोग देख ही रहे हैं, नीरजा, निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, ये सब किनकी रचनाएं हैं? यह सब महादेवी वर्मा की हैं। किनकी है? महादेवी वर्मा की। इनको यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा कब रची थी? तो 1940 में, और इनको 40 में रची। और 42 साल बाद, कितने साल बाद? तो 42 वर्ष बाद इनको कौन सा इसी पे पुरस्कार मिला? यानी 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको ज्ञानपीठ मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ मिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए उपयुक्त है, या फिर किस कवि का उपनाम महाप्राण है? बताइए, तुलसीदास का नाम महाप्राण है, या फिर निराला जी को कहा जाता है, या फिर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, या फिर सूरदास को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। इनको सूर्य कुमार भी कहा जाता है। अब मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी हैं, यह तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक। और इनका और क्या क्या उपनाम है? तो एक तो सूर्य कुमार भी इनको नाम जाना जाता है। क्या नाम? सूर्य कुमार। क्रिकेटर नहीं ये, बल्कि वैसे उनसे पहले, बहुत पहले के हैं सूर्य कुमार। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की, या फिर मीराबाई की, या सहजोबाई की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसका है? महादेवी वर्मा का है। इनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पे। इनकी रचना आप लोग जानते ही हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, अग्निरेखा, यह सब किनकी है? सब इन्हीं की हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, या प्रसाद का, या पंत का, या निराला का? इसको तो एक अबोध बालक भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है मैं नीर भरी दुख की बदली। अब बदली है तो महिला का नाम है, महिला के बारे में बताया गया है। यहाँ पगला उगला तो है नहीं, या फिर पगली। यहाँ पे बदली है। बदली है तो भाई कौन से हो जाएंगी? महादेवी वर्मा ही एकमात्र यहाँ पे कवित्री हैं, बाकी सब तो कवि हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद की भी एक दो पंक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे दो पदम पलास चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। निराला की एक पंक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही, सरोज स्मृति से ली गई यह पंक्ति है।
बाकी पंत की भी लगे याद देख लेते हैं। इनका एक पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। सुमित्रानंदन पंत ऐसा कहे हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पंत हैं कि निराला हैं कि प्रसाद हैं। बिल्कुल सब लोग कि एक ही में दिखते हैं, अच्छे ही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? तो छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है, यह भी बात याद रखिएगा। बाकी झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। प्रथम प्रभात जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना, यह भी बात ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित की थी शारदा नाम की 1920 में, और उसमें जो शीर्षक दिया था उसका नाम था हिंदी में छायावाद। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रयोक्ता या फिर नाम लेने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं को क्रमशः लगाना है। मैं ट्रिक बताया हूँ क्या? यामा से हो गया माँ, एक यहाँ पे लिखता है माँ लिख दीजिए या फिर आगे या लगाइए, यामा। ये इनकी माँ रहती हैं, कहती हैं निहार रश्मि नीरजा को, यानी कि कहाँ गई? निहार रश्मि किसको? नीरजा को। यह बिल्कुल कलुआ रहता है, कालू मेहता रहता है। तो कहते हैं निहार रश्मि नीरजा को। तो वो कहते हैं कि सांझ हो गई मम्मी, अर्थात शाम देगी। तो इसके बाद आता है शाम देगी। बहुत सांझ हो गई मम्मी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल कलुआ है। किससे देखना पड़ेगा? दीप से। किससे? दीप से। और दीप से भी 1-2 दीप से नहीं दिखेगा। कितने दीप? 7 दीप से, अर्थात सप्तपर्णा भी इनकी रचना है। कितने दीप से? 7 दीप से, तब जाके यह दिखेगा। इतना कलुआ है। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि 1930, 32, 35 ऐसे बढ़ते जाता है क्रम। दीप शिखा कब है? तो 1942 याद रखिएगा। ऐसी इसी तरह तो बिल्कुल ये ट्रिक्स आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा ना। निहार रश्मि नीरजा के इतना 3 ठो अगर याद रख लिए तो आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल क्रमशः है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? किसमें निराला जी व्यंग किए हैं? कुकुरमुत्ता में किए हैं, या फिर तुलसीदास में किए हैं, या फिर सरोज स्मृति में, या तोड़ती पत्थर में? ये सब रचनाएं किनकी हैं? तो सब ये जो चारों ऑप्शन है ये सब रचनाएं निराला जी की हैं। यह बात पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी और कौन कौन सी रचना है? तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, सब इनकी हैं। जो सांध्य कांकली इनकी है ना, वो इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना निराला की है जो उनके मरने के बाद या फिर मरणोपरांत प्रकाशित हुई? तो उसका सही जवाब आप लोग लगाइएगा सांध्य कांकली। और इस प्रश्न का सही जवाब लगाइएगा कुकुरमुत्ता। कौन सी व्यंग्य परक है? तो कुकुरमुत्ता है। अगला प्रश्न है, निराला की जो बादल राग कविता उसका संबंध किससे है? क्या वह छायावादी सौंदर्य से है, या प्रगतिवादी चेतना से है, या फिर प्रयोगवादी चेतना से है, या फिर प्रकृति के सौंदर्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति के सौंदर्य से। किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। यहाँ पे देख रहे हैं बादल के बारे में बताया गया, तो प्रकृति का सौंदर्य बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। यह जस्ट अभी आया हुआ प्रश्न है। कहाँ? वेस्ट बंगाल टीजीटी में, वेस्ट बंगाल टीजीटी। और किस तारीख डेट में बता दे रहा हूँ, यह आया है 7 तारीख 9 महीना 2025 में। बिल्कुल ताज़ा प्रश्न आया है कि किस पे पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन पे, या चिदम्बरा पे, या पल्लव पे, या फिर ज्योत्सना पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिदम्बरा पे। किस पे मिला है? ऑप्शन बी, चिदम्बरा पे। कब मिला है चिदम्बरा पे? तो 1968 में मिला। कब मिला? 1968 में मिला। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पे? चिदम्बरा पे। बिल्कुल याद रखिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि, राजकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। याद रखिएगा। इनकी रचनाएं मैं बार बार इसलिए ओरली बता दे रहा हूँ मुख से, ताकि सुनते सुनते भी कुछ याद हो जाए। जैसे ग्रंथि, बीड़ा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या,
युगांत युगवाणी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, मधुबन। यह सब रचनाएं किनकी हैं? सब पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, या रूपनारायण पांडे की रचनाओं में, या फिर लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं में, या फिर श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किनकी रचनाओं में? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। इनकी हम लोग कुछ काव्य रचनाएं भी देख लेते हैं, जैसे पूजा फूल, कानन कुसुम। यह सब किनकी काव्य कृतियाँ हैं? यह सब मुकुटधर पांडे की काव्य कृतियाँ हैं, जो छायावाद के पहले चरण में ही ये सब लिखी गईं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ दोस्तों, आज्ञा दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।